नमस्कार दोस्तों, A to Z स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, इसका जो पहले टॉपिक देखा था वो था हमारा सीजर्स या जो CISR स्कैफोल्ड का जो ट्रेनिंग रहता है, कौन कौन सा ट्रेनिंग रहता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज रहता है, उसके बारे में देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है स्कैफोल्डर का जो ट्रेनिंग है, सीजर स्कैफोल्डर का जो ट्रेनिंग है अलग अलग कैटेगरी वाइज, उसका जो सिलेबस रहता है या उसके अंदर में हमें क्या पढ़ाया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। अगर आप ये ट्रेनिंग किए हुए हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए, अगर जो आदमी किया हुआ है उन लोगों के लिए एक रिवाइज हो जाएगा, और जो नया करने वाले हैं तो उनको ये पता चल जाएगा कि सीजर्स का इतना वैल्यू है तो उसके अंदर में हमें क्या पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक है हमारा सीजर स्कैफोल्ड ट्रेनिंग सिलेबस। जो सीजर का जो स्कैफोल्ड ट्रेनिंग सिलेबस है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। इसके अंदर में जो सीजर स्कैफोल्डिंग ऑपरेटिव स्कीम है, इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने जो देखा था, तीन टाइप का अलग अलग कैटेगरीज है। एक तो है हमारा सीजर स्कैफोल्डिंग ऑपरेटिव स्कीम, सेकंड है स्कैफोल्डिंग मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी ट्रेनिंग, और थर्ड कौन सा देखा था हम लोगों ने, सीजर स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन। तो आज का जो टॉपिक है इसमें ये तीनों सिलेबस कवर नहीं करेंगे। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर में जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी था सीजर स्कैफोल्डिंग ऑपरेटिव स्कीम, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो इसके अंदर में ये जो ट्रेनिंग आता है अलग अलग, उसमें कौन सा है, सीजर का जो स्कैफोल्डिंग लेबर हो गया या स्कैफोल्डिंग बेस्ड ट्रेनिंग हो गया, स्कैफोल्डर लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 और जो लेवल 4 का जो अलग अलग ट्रेनिंग है, उसके अंदर में क्या क्या सिलेबस पढ़ाया जाता है और क्या क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा शुरू करते हैं टॉपिक में सीजर स्कैफोल्डिंग जो लेबर रहता है या जो लेबर का जो ट्रेनिंग है, उसके अंदर में जो ट्रेनिंग करने वाला जो भी आदमी रहेगा या जो भी बंदा है हमारा, उसको जो ग्राउंड लेवल में जो वर्क एक्टिविटी रहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, और उसको ऐसी जगह पे अलाउ किया जाता है काम करने के लिए जहां पे फुल्ली प्रोटेक्शन हमारा दिया हुआ जो स्कैफोल्ड है वहां पे वो जाके हेल्प कर सकता है। लेबर मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कि जो हेल्प कर सकता है, सिर्फ उसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकता है, डायरेक्ट स्कैफोल्डिंग में उसको एंगेज नहीं कर सकते, वो हेल्प कर सकता है। या जहाँ फुल प्लेटफॉर्म हमारा जहाँ कवर रहेगा, जो हमारा फॉल प्रोटेक्शन देके या फुल्ली मतलब जो कवर है प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग गार्ड रेल या मिड रेल या उसके अलावा जो टोबोर्ड है, ऐसा मतलब जो ग्रीन टैग स्कैफोल्ड है उसके ऊपर में ये जो लेबर का जो ट्रेनिंग करता है बंदा, उसको अलाउ किया जाता है। सेकेंड है इसमें स्कैफोल्डिंग का बेस ट्रेनिंग। अभी तो आप बेस ट्रेनिंग से ही समझ गए होंगे, BASE मतलब बेसिक एक्सेस सिस्टम इरेक्टर। ये जो ट्रेनिंग रहता है इसके अंदर में उसको 6 मीटर तक अलाउ किया जाता है। कौन सा बेस ट्रेनिंग, बेसिक एक्सेस सिस्टम इरेक्शन, तो वो 6 मीटर तक ही काम कर सकता है। तो उसके लिए ये जो ट्रेनिंग रहता है इसके अंदर में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो कंपोनेंट है या जो ग्राउंड लेवल में कैसे काम करना है हम लोग को, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है। और 6 मीटर तक ये जो बेस का जो ट्रेनिंग करता है सीजर का, उसको अलाउ करते हैं। ये बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो ट्रेनिंग है लेवल 1 स्कैफोल्डर लेवल 1, सीजर का जो स्कैफोल्डर लेवल 1 है, ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग। यहां से हमारा जो स्कैफोल्डर का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके पहले ये जो है लेबर और जो बेस है, इसमें बेसिक मतलब समझाया जाता है हम लोग को, या बेसिक ही पढ़ाया जाता है। तो ये जो सीजर का जो लेवल 1 स्कैफोल्ड ट्रेनिंग है, इसके अंदर में क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसका जो थ्योरी का सिलेबस है इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें पढ़ाया जाता है वो है इंटरनेशनल बेस्ड प्रैक्टिस। इंटरनेशनल बेस्ड प्रैक्टिस। अब ये जो इंटरनेशनल बेस्ड प्रैक्टिस है, मतलब जो वर्ल्ड में जो अच्छा प्रैक्टिस स्कैफोल्डिंग का क्या क्या चल रहा है उसके बारे में हमें बताया जाता है। जैसे कि हो सकता है हमारा जो स्कैफोल्ड है उसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है। उसके बाद उसको चेक कैसा करना है, टैग सिस्टम कौन सा है, उसके बाद जो स्कैफोल्डर का जो गार्ड रहता है जो इरेक्शन के टाइम में, या जो प्लैंक रखे ही उसके ऊपर जो काम करना है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है। क्योंकि वही तो इंटरनेशनल मार्केट में अभी चल रहा है। पूरा जो टाइप्स हो गया, ब्रेसिंग हो गया, या कौन कौन सा टाइप का हमें लगाना है, कैसे लगाना है, या कैसे लगाया जाता है, या नया मार्केट में क्या आया हुआ है, उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है जो इंटरनेशनल मार्केट में अभी चल रहा है। इसके अंदर में और भी क्या पढ़ाया जाता है, जैसे कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको क्लियर कैसे रखेंगे, कोई भी जो हाउस कीपिंग का जो पॉइंट है या आफ्टर कंप्लीशन वर्क जो भी पॉइंट रहता है उसको कैसे क्लियर रखा जाता है, जाने आने का एक्सेस हमें कैसे क्लियर रखना है,
उसके बारे में फुल डिटेल में बताया जाता है। मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा जो प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि एक्सेस हो गया या हमारा टैग सिस्टम हो गया, स्कैफोल्डर जो गार्ड है जो इरेक्शन के टाइम में लगाना है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है। नेक्स्ट है इसमें अंदर में पॉइंट इंटरनेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो दोस्तों इसके पहले भी हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड का एक टॉपिक ही देखा है, फिर भी आज एक बार उसको एक रिवाइज करते हैं। इंटरनेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में क्या है, जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है, हो सकता है आपका BS 12811 है, या हो सकता है NASC का जो गाइडलाइन है, नेशनल एक्सेस एंड स्कैफोल्डिंग कॉन्फेडरेशन का टेक्निकल गाइडलाइन जो 20 है उसके बारे में हो सकता है, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 1576 का जो स्पेसिफिकेशन है या जो स्टैंडर्ड है, या ओशा का हो गया 1910 के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो ये सब जो अलग अलग जो स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल मार्केट में अभी चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अभी थोड़ा बहुत तो ज्यादा चेंजेस हुआ है, नहीं तो इसके पहले तो ओशा का ऑलमोस्ट चलता था हर जगह में, या BS 12811 का ही हर जगह में चल रहा है। लेकिन क्या है, NASC का जो गाइडलाइन है अभी थोड़ा लेटेस्ट अपडेट आया है, तो उसके बारे में जो पूरा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इसके बारे में आपको बताया जाता है। थर्ड है इसके अंदर में वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005, ऊंचाई पे काम करने का जो रेगुलेशन है 2005 का, उसी के हिसाब से हमें कैसे काम करना है उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया जाता है। तो ये जो वर्क एट हाइट का जो रेगुलेशंस है उसके अंदर में जैसे कि हमारा एक्सेस एग्रेस हो गया, मतलब जाने आने का जो रास्ता है उसके बारे में हो गया, या लैडर का जो यूज करना है या लैडर का डिग्री है उसके बारे में बताया जाता है, या जो हमारा जो सेफ गार्ड है उसके बारे में, मतलब हाइट पे काम करने के टाइम में जैसे कि फॉल अरेस्टर सिस्टम हो गया, हो सकता है हमारा फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है, या उसके बाद जो हो सकता है हमारा रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर है, या जो भी है जो हमें ऊंचाई से गिरने से जो रोकता है उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन ये वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 के अंदर है, वो हमें बताया जाता है। तो नेक्स्ट है इसके अंदर में जो पॉइंट पढ़ाया जाता है हमारा जो लेवल 1 में, लोकल लीगल रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों ये जो लोकल लीगल रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे कि एक तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड देखा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड है, लेकिन इसके अंदर में भी जो कंट्री में आप काम कर रहे हैं या जो स्टेट में काम कर रहे हैं तो वहां का भी कुछ ना कुछ लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है, तो उसको भी हमें फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल आपने BS 12811 के हिसाब से काम किया, या ओशा का जो सब पार्ट है उसके हिसाब से काम किया, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया, लेकिन आप इंडिया में काम कर रहे हैं। इंडिया में आपको अगर काम करना है तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड है या इंडिया के अंदर में जो स्टैंडर्ड चल रहा है या उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या जो इंडिया के अंदर में जो स्कैफोल्डिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसी हिसाब से हमें काम करना है। हो सकता है आप अगर दुबई जाएंगे तो वहां का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है या उधर का जो स्टैंडर्ड है या उधर का जो लोकल रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ता है। वो तो हर जगह का अलग अलग रहता है। हो सकता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत सारा उसी के अंदर में कवर हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो वही जो लोकल एरिया है उसी के लिए वो बना रहता है, या वही जो कंट्री है उसी के लिए बना रहता है, उसके बाहर में वो फॉलो नहीं होता है। इसके अंदर में अभी जो नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट मैनुअल हैंडलिंग SG6, मतलब जो मैनुअल हैंडलिंग है या हम लोग जो काम करेंगे तो मतलब मैन्युअली करेंगे, हर एक जगह पे हम लोग तो रोबोट सिस्टम तो है नहीं हम लोग के पास, तो जो मैनुअल हैंडलिंग है उसके बारे में जानना हम लोग को बहुत ही जरूरी है। क्योंकि क्या है, जो हम लोग काम करने वाले हैं, जो स्कैफोल्ड का जो वर्क एक्टिविटी है उसके अंदर में जो ट्यूब हो गया या प्लैंक हो गया, ये सब जो है उसका वेट रहता है, तो उसको कैसे हम लोग को हैंडल करना है या कैसे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, या जो ये स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी है उसके लिए हम लोग कौन सा मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। हो सकता है वो फोर्कलिफ्ट है, क्योंकि क्या है हर एक टाइम में अगर हम लोग को 100 पाइप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है तो मैन्युअली तो हर टाइम में हम लोग हाथ से तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए जिस इक्विपमेंट का जरूरत है वो हम लोग को यूज करना है। और मैनुअल हैंडलिंग के अंदर में क्या है, जैसे कि हमें ऊंचाई पे मटेरियल उठाना है तो पुल्ली और रोप का यूज करना है, या उसको कैसे फिक्स करना है, जो रोप है वो कौन सा साइज का होना चाहिए, इसके बारे में जो पूरा डिटेल है, या जो मैनुअल हैंडलिंग का जो टेक्निक्स है उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल बताया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट है इसके अंदर में जो स्कैफोल्ड कंपोनेंट है उसके बारे में जान पहचान कराया जाता है। स्कैफोल्ड कंपोनेंट के बारे में जान पहचान कराया जाता है। तो ये जो स्कैफोल्ड मटेरियल है या जो स्कैफोल्ड कंपोनेंट है वो कौन कौन सा है, जैसे कि हमारा जो स्कैफोल्ड में मटेरियल लगने वाला है, जैसे कि हो सकता है वो सोल बोर्ड है, बेस प्लेट है,
स्टैंडर्ड है या लेजर, ट्रांसोम, ब्रेसिंग जो लगने वाली है, या उसके बाद जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके लिए जो प्लैंक लगने वाले हैं, डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो कपलर है जगह जगह पे जो यूज होने वाले हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉल प्रिवेंशन HG4। अभी ये जो HG मैं बोलता हूं मतलब सेफ्टी गाइडलाइन NSC UK का 4 है। ये जो HG4 है सेफ्टी गाइडलाइन जो 4 है NSC UK का, तो इसके अंदर में जो फॉल प्रिवेंशन है मतलब ऊंचाई से गिरने से बचने के लिए हम लोग को क्या क्या करते हैं या क्या क्या करना है, फॉल प्रिवेंशन जो सिस्टम है उसको कैसे यूज करना है या कौन कौन से जगह पे कौन कौन सा यूज करना है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाउंडेशन एंड स्टेबिलिटी। जैसे कि हमें स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट के बारे में तो बताया, लेकिन इसका जो फाउंडेशन है उसको कैसे बनाया जाता है। ये जो फाउंडेशन और जो स्टेबिलिटी है इसके अंदर में जो हमारा स्कैफोल्डिंग का पूरा जो फाउंडेशन रहता है मतलब जैसे कि बेस रहता है, तो उसको हम लोग को जो फाउंडेशन जहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं तो उसको कैसे बनाना है, उसके बाद जो इसके अंदर में जो लगने वाले कंपोनेंट है उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा जगह पे कौन सा कंपोनेंट लगता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है। या जो इसका स्टेबिलिटी है स्कैफोल्डिंग का उसको कैसे बढ़ाया जाता है, हो सकता है वो ब्रेसिंग से, या जो टाइल्स हम लोग जो एडिशनल प्रोवाइड करते हैं या जो टाइल्स प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट वो है एक्सेस एंड एग्रेस। जो एक्सेस एंड एग्रेस में है जो हमारा जाने आने का रास्ता है वो कैसे होना चाहिए, इनकेस इमरजेंसी हम लोग जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ से कैसे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं, इसके लिए जो जाने आने का रास्ता है उसको सही होना चाहिए, हाउस कीपिंग क्लियर होना चाहिए, जो एक्सेस के अंदर में कोई भी हमारा मटेरियल नहीं होना चाहिए, या जहां पर भी हम लोग मटेरियल शिफ्ट करते हैं स्कैफोल्ड इरेक्शन के लिए उस वो टाइम में भी हम लोग को ध्यान देना है उससे हमारा जो रोड है या जो मेन एक्सेस है वो क्लोज नहीं होना चाहिए। इसके अंदर में जो हम लोग हाइट पे जाने के लिए जो लैडर यूज कर रहे हैं तो लैडर का जो डिग्री है या जाने आने के जो रास्ता है जो उसके बारे में जितने भी हमारे पॉइंट्स है वो इसके अंदर में कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर में जो पॉइंट है हमारा हार्नेस इंस्पेक्शन एंड यूज। जैसे कि हमारा जो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है ऊंचाई पे काम करने के लिए हम लोग लगाते हैं, इसके बारे में एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन हार्नेस अगर बोलेंगे तो आप लोग समझ ही गए होंगे फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। तो ये जो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है ये कैसे यूज किया जाता है, ये जो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है इसका जो इंस्पेक्शन है कैसे करना है, जब भी हम लोग को यूज करना है वो टाइम में हम लोग अगर फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस पहनने के लिए लेते हैं तो उसके पहले उसका चेक करना पड़ता है। तो हो सकता है उसका जो हमारा जो एंकर करने वाला जो हुक है उसको इंस्पेक्शन करते हैं, या उसका जो आईलेट है, या उसका जो डी रिंग है, या उसका जो स्टिचिंग्स है पूरा जो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस में उसको जो कैसे इंस्पेक्शन करना है उसके बारे में बताया जाता है, और उसको यूज कैसे करना है, कैसे उठाना है, कैसे लगाना है। फर्स्ट हम लोग अगर शोल्डर लेवल को लगाते हैं तो ये जो चेस्ट लेवल है उसके वहां पे जो क्लिप रहता है उसको कैसे लगाना है, या जो थाइस का जो बेल्ट रहता है उसको कैसे लगाते हैं। तो ये पूरा जो डिटेल है फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस के बारे में, उसको इंस्पेक्शन और उसका यूज कैसे करेंगे ये बताया जाता है स्कैफोल्डर लेवल 1 का जो ट्रेनिंग है इसके अंदर में। अभी ये तो हमने थ्योरी देखा कि मतलब हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है। अभी ये जो 5 डेज का ट्रेनिंग रहता है इसके अंदर प्रैक्टिकल में मतलब करके क्या क्या दिखाते हैं। तो ये है हमारा जो टावर है 2 लिफ्ट तक हम लोग को बना के दिखाया जाता है, कौन सा जगह पे कौन सा कंपोनेंट यूज करना है या कैसे हम लोग को फॉल प्रोटेक्शन उसमें प्रोवाइड करना है, इसके बारे में बताया जाता है। हो सकता है वो मोबाइल टावर के बारे में, और मोबाइल टावर के बारे में भी पूरा डिटेल बताया जाता है। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट टावर रहता है उसके बारे में बताया जाता है, और जो 9 स्टैंडर्ड का जो बर्ड केज रहता है 9 स्टैंडर्ड का मतलब 3 3 3 9 स्टैंडर्ड का जो हमारा बर्ड केज स्कैफोल्ड रहता है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है स्कैफोल्डर लेवल 1 में। और इसका जो थ्योरी रहता है उसका एक टेस्ट रहता है, तो वो प्रैक्टिकली भी असेसमेंट किया जाता है, और जो थ्योरी है मतलब जो हमारा सिलेबस हम लोग को पढ़ाया गया उसका टेस्ट हो जाता है। तो उसमें हम लोग अगर पास हो जाते हैं पूरा ये जो हमारा थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है तो हम लोग को ये जो सीजर्स का जो लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाता है। इसके बाद देखेंगे लेवल 2। ये जो लेवल 2 का जो ट्रेनिंग है इसके अंदर में
सेम अभी जो मैंने बताया, इंटरनेशनल का जो बेस्ट प्रैक्टिस है ये बताया जाता है, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ये बताया जाता है, वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 ये बताया जाता है, लोकल और लीगल रिक्वायरमेंट है इसके बारे में भी बताया जाता है, मैनुअल हैंडलिंग HG6 है उसके बारे में बताया जाता है, फॉल प्रिवेंशन है जो हमारा HG4 सेफ्टी गाइडलाइन 4 है उसके बारे में बताया जाता है, फाउंडेशन और स्टेबिलिटी कंपोनेंट उसके बारे में बताया जाता है, और एक्सेस एग्रेस के बारे में बताया जाता है, और हार्नेस इंस्पेक्शन के बारे में। ये लेवल 2 में भी सेम बताया जाता है। और इसके अलावा लेवल 2 में क्या बताया जाता है, ये जो ड्राइंग का जो इंफॉर्मेशन है, लेवल 1 में आपको ड्राइंग का इंफॉर्मेशन नहीं बताया गया था, लेवल 2 में ड्राइंग के बारे में, जो स्कैफोल्ड का जो ड्राइंग है वो कहाँ से आता है या कैसे आता है, या ड्राइंग को कैसे पहचानना है, या ड्राइंग को रीड कैसे करना है, या जो कौन कौन सा स्कैफोल्ड है उसमें हम लोग को ड्राइंग का यूज होगा, ये सब डिटेल है लेवल 2 में ऐड होता है। और क्या इंफॉर्मेशन ऐड होता है, इंस्पेक्शन और हैंडओवर, क्योंकि लेवल 2 का मतलब एक स्कैफोल्डर ही हो गया, तो जब भी हम लोग स्कैफोल्ड बनाएंगे तो हम लोग को ये बात तो मालूम होना चाहिए कि इंस्पेक्शन करने के लिए जो आते हैं वो क्या क्या चेक करते हैं। तो वो जो बेसिक जो बात है इंस्पेक्शन के बारे में वो बताया जाता है, और कैसे हम लोग को इंस्पेक्शन करने वाले जो आदमी है जो पॉइंट देते हैं उसको कैसे क्लोज आउट करना है, कैसे हैंडओवर किया जाता है कि हो गया भाई ये स्कैफोल्ड कंप्लीट है, इसके बारे में लेवल 2 में हमें बताया जाता है। तो ये हो गया हमारा थ्योरी पार्ट, ये तो पूरा पॉइंट जो लेवल 1 का है वो तो पढ़ाया गया, और क्या क्या ड्राइंग और जो इंस्पेक्शन और हैंडओवर है उसके बारे में बताया जाता है। अभी ये जो प्रैक्टिकल यूनिट है इसके अंदर में जो इंडिपेंडेंट टावर है वो बना के दिखाया जाता है, जो हमारा इंडिपेंडेंट जो स्कैफोल्डिंग का जो टावर है उसको पूरा बना के दिखाया जाता है। और उसके बाद जो एज प्रोटेक्शन है, जो हम जहां पर हम लोग जो एज प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, या जो मिड रेल है या टॉप गार्ड रेल है, या अलग अलग टाइप का एज प्रोटेक्शन हो सकता है, या हो सकता है हमारा जो स्कैफोल्डर गार्ड है उसके बारे में भी पूरा डिटेल में आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाता है कि इसको ऐसे करना है। ये तो हमने थ्योरी में तो पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकली हमको ये करवा के लिया जाता है कि कैसे करना है उसको। उसके बाद ये जो लोडिंग बे और जो गैंट्री विद बीम, ये जो स्कैफोल्डिंग है इसके बारे में हम लोग को पूरा डिटेल में करवा के लिया जाता है। स्कैफोल्डिंग के बारे में कौन सा, ये जो लोडिंग बे, जैसे कोई भी हमारा जो स्कैफोल्डिंग का जो बे है वो जो लोडिंग बे है जिसके ऊपर में हम लोग लोड देने वाले हैं, या उसके साथ में जो गैंट्री स्कैफोल्ड है डायरेक्ट ऊपर ही ऊपर हम लोग जो इरेक्शन करता है, हो सकता है ये हमारा एक स्कैफोल्ड है और ये एक हमारा स्कैफोल्ड है, लेकिन अभी क्या है यहाँ से पूरा हम लोग को फ्री रखना है, तो ऊपर ही ऊपर जो स्कैफोल्ड इरेक्शन किया जाता है ऐसे, उसको गैंट्री स्कैफोल्ड बोलते हैं। तो इसके बारे में प्रैक्टिकली में ये लोग करवा के ले लेते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकली ये लोग करके दिखाते हैं कि इसको कैसे इरेक्शन करना है, या कैसे पाइप इसमें फिक्स करना है, या कैसे कंपोनेंट इसमें लगाना है। अभी नेक्स्ट है हमारा जो ट्रेनिंग कौन सा है, लेवल 3 स्कैफोल्डिंग का जो लेवल 3 है सीजर का, उसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर में हम लोग को जो लेवल 1 में पढ़ाया गया है जो पॉइंटिंग इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है, या इंटरनेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 है, लोकल लीगल जो रिक्वायरमेंट है, या मैनुअल हैंडलिंग जो सेफ्टी गाइडलाइन 6 है, या फॉल प्रिवेंशन सेफ्टी गाइडलाइन 4 है, या जो कंपोनेंट का जो बारे में जो जान पहचान है वो कराया जाता है, या फाउंडेशन और स्टेबिलिटी कैसे होना है ये बताया जाता है, एक्सेस एग्रेस के बारे में, और हार्नेस इंस्पेक्शन और यूज के बारे में, प्लस ये जो ड्राइंग एंड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बताया जाता है, और इंस्पेक्शन एंड हैंडओवर। मतलब ये पूरा लेवल 1 और लेवल 2 का पूरा एक साथ में आपको पढ़ाया जाता है। और इसमें जो प्रैक्टिकल है इसमें चेंजेस है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल यूनिट है इसमें चेंजेस है। बाकी जो थ्योरी है हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो लेवल 1 और जो लेवल 2 को जो मिला के रहता है वो सेम लेवल 3 में आपको पढ़ाया जाता है। तो अभी ये जो प्रैक्टिकल यूनिट है इसमें क्या क्या चेंज है देखते हैं। इसमें जो है ब्रिजिंग विद बीम, जो बीम से डायरेक्ट हमारा जो स्कैफोल्डिंग बनता है, डायरेक्ट बीम से ऊपर ऊपर जो ब्रिज स्कैफोल्ड जो बनता है उसके बारे में प्रैक्टिकली आपसे करवा के लिया जाता है। इसके लिए आप लोग बोलेंगे कि ये सही में पॉसिबल है, तो सीजर्स के अंदर में सही में ही पॉसिबल है, आपको प्रैक्टिकली वो करके ले ही लेंगे आपसे। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। इसके लिए ध्यान रखना, कोई भी ये जो सीजर का ट्रेनिंग है
उसमें ये नहीं सोचना कि मैं जाऊंगा सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया या थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लिया मैं निकल के आऊंगा। वो आपसे प्रैक्टिकली करवा के ही लेंगे, वो आपसे करवा के लेंगे तभी आपको सर्टिफिकेट देंगे। इसके लिए ये बात का ध्यान रखना है। तो ब्रिजिंग विद बीम के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो लिफ्टिंग फ्रेम है, जो हमारा फ्रेम स्कैफोल्ड है, अलग अलग आपने देखा होगा कि जो फ्रेम रहता है एच फ्रेम होता है, बहुत सारा जगह यूज किया जाता है। तो उसका जो स्कैफोल्डिंग है उसका क्या है, थोड़ा सा अलग पार्ट रहता है, क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट है हर एक जो नॉर्मल जो हमारा ट्यूब एंड फिटिंग स्कैफोल्ड है उसके जैसे नहीं होते। तो क्या एच फ्रेम को डायरेक्ट हम लोग जैसे लगाते हैं, या जो फ्रेमिंग है उसको कैसे एक के ऊपर एक रखना है, या उसका जो कौन कौन सा लेवल में उसको टाई करना है, सपोर्ट देना है, उसके बारे में पूरा प्रैक्टिकली आपसे करवा के लिया जाता है। ये जो फ्रेम स्कैफोल्ड है उसके अंदर में बहुत ही ध्यान देना जरूरी रहता है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल जो कंपोनेंट है कपलर ये सब उसके अंदर में बहुत कम आते हैं। उसका जो फिक्स उसका जो मॉड्यूल बनाया रहता है स्कैफोल्ड का, उसी हिसाब से हम लोग को इरेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद इसके अंदर में ये जो स्प्लाई और जो रेडियल स्कैफोल्ड है, मतलब जो कर्व स्कैफोल्ड बनता है, ये तो नॉर्मल हम लोगों ने इंडिपेंडेंट जो हमारा टावर स्कैफोल्ड या जो बर्ड केस्ट स्कैफोल्ड, वो तो ऐसा नॉर्मली पूरा का पूरा वर्टिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा स्ट्रेट रहता है और वर्टिकल पूरा स्ट्रेट रहता है हमारा, तो ये एक ही जगह पे रहता है। लेकिन ये जो रेडियल स्कैफोल्ड है वो ऐसा कर्व में आता है। जैसे कि ये हमारा टैंक है, तो उसके बाजू में जो हमें स्कैफोल्डिंग बनाना है अलग अलग लेवल में, तो ये जो है ये रेडियल स्कैफोल्ड में ये क्या है, पूरा कर्व में आता है। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसको जो है हम लोग बनाने के टाइम में कैसे बनाना है उसके बारे में प्रैक्टिकली आपसे करवा के लिया जाता है। तो ये था हमारा लेवल 3 के बारे में। तो लेवल 3 में क्या पढ़ाया जाता है, लेवल 1 का जो पूरा पार्ट है वो पढ़ाया जाता है, लेवल 2 का पढ़ाया जाता है, और इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट है इसके अंदर में हम लोग को थोड़ा सा अलग है, उसी हिसाब से हम लोग को पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो है स्कैफोल्डर लेवल 4। मतलब ये जो लेवल 4 है ये 10 डेज का रहता है, बाकी ये जो लेवल 1, 2, 3 ये 5 डेज का, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। तो अभी ये जो 10 डेज का जो ट्रेनिंग रहता है इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। ये जो लेवल 4 का जो ट्रेनिंग है स्कैफोल्डर का, इसके अंदर में जो थ्योरी पार्ट है वो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में जो थ्योरी आता है वही पूरा डिटेल में बताया जाता है। और इसमें जो एडिशनल पॉइंट है वो है स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन एंड टैगिंग सिस्टम। स्कैफोल्ड का इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है और जो टैग सिस्टम है पूरा डिटेल में हम लोग को पढ़ाया जाता है। तो स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन के अंदर में आपको कैसे इंस्पेक्शन किया जाता है, या स्कैफोल्ड का इंस्पेक्शन कैसे करना है, उसमें टैग कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, या टैग सिस्टम कितना टाइप का टैग है उसको कैसे फॉलो करना है, कौन सा टैग कौन सी जगह पे लगाना है हम लोग को। जैसे कि येलो की जगह अगर ग्रीन लगाया, ग्रीन की जगह येलो लगाया, तो ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए ये जो पॉइंट है ये लेवल 4 में कवर किया जाता है, क्योंकि लेवल 4 का जो ट्रेनिंग है वो किसके लिए रहता है, फ्रंट लाइन सुपरवाइजर के लिए रहता है। हो सकता है वो चार्जेंट है या उसके ऊपर का जो भी आदमी रहता है जिसने ये 3 ट्रेनिंग कंप्लीट किया हो, तो उसके लिए रहता है। इसके लिए इसको इंस्पेक्शन और जो टैगिंग सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है। ये जो लेवल 4 का जो आदमी है वो लेवल 3, 2 और जो लेवल 1 है इनको कंट्रोल करता है, क्योंकि इन लेवल 4 के अंडर में लेवल 3 और लेवल 2 और लेवल 1 रहते हैं। इसके लिए ध्यान रखना है कि ये जो लेवल 4 का जो ट्रेनिंग है इसमें इंस्पेक्शन और जो टैगिंग सिस्टम है वो बताया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर में RAMS, रिस्क असेसमेंट मेथड स्टेटमेंट। रिस्क को कैसे असेस करना है या उसका जो मेथड स्टेटमेंट है जो हमारा काम करने का, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है। अभी ये जो रिस्क असेसमेंट जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो रिस्क है, क्या क्या रिस्क है उसके बारे में बताया जाता है। हो सकता है अलग अलग टाइप के जो हजार्ड्स हैं वो भी इसके अंदर में इंक्लूड किए जाते हैं, या इसका जो मेथड स्टेटमेंट है स्कैफोल्डिंग इरेक्शन का, कहीं पर भी आप अगर जॉब किया होगा तो मेथड स्टेटमेंट सबमिट होता है या रिस्क असेसमेंट सबमिट होता है। तो इसमें कौन से हजार्ड्स है, तो इसके अंदर में जो ये जो रिस्क असेसमेंट है इसमें क्या है, हमारा वर्क एक्टिविटी क्या है, उससे होने वाले हजार्ड्स क्या है, उससे कितना खतरा है हमें और उसको कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में, या उसका जो रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन रहता है वो कौन रहेगा इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है। क्योंकि इसके असेसमेंट के बारे में अगर लेवल 4 को मालूम होगा तो वो लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1 वालों के साथ
जब भी टीबीटी में हो सकता है या उन लोगों से कम्युनिकेट करके बता सकता है कि क्या क्या खतरे हैं, या हमारा कंपनी का जो मेथड स्टेटमेंट है या जो स्कैफोल्डिंग का जो मेथड स्टेटमेंट रहता है कैसे इरेक्शन करना है उसके बारे में ये बता सकता है। उसके बाद जो लेवल 4 के अंदर में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजिंग डिजाइन स्कैफोल्ड। जो भी स्कैफोल्ड डिजाइन से बनते हैं उसके बारे में बताया जाता है। हो सकता है वो ड्राइंग को कैसे देखना है, ड्राइंग का जो अलग अलग टाइप रहता है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा अप्रूव ड्राइंग है, ये सब कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में बताया जाता है। या जो डिजाइन है तो कैसे कैसे डिजाइन को रीड करना है, या जो डिजाइन का जो ड्राइंग है उसको कैसे रीड करना है हम लोग को उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है लेवल 4 के अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रंट लाइन सुपरवाइजर। ये जो लेवल 4 का जो आदमी रहता है या जो स्कैफोल्डर रहता है वो ये स्कैफोल्डर फ्रंट लाइन सुपरवाइजर है, मतलब ये डायरेक्ट सुपरवाइज करता रहता है जॉब को। किसको कंट्रोल करता है? ये लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1 को। इन लोगों से डायरेक्ट ये जॉब करवा के लेता है या कर सकता है इनके साथ हेल्प करके। तो इसके बारे में इसको पूरा डिटेल में बताया जाता है, जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसे होना चाहिए, आदमी लोगों को कंट्रोल कैसे रखना है, इसका जो पूरा डिटेल है, हजार्ड्स क्या क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, या जो हमारा वर्क एक्टिविटी है, जो हमारा प्रोजेक्ट का टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है, या जो हम लोग का जो आदमी है उन लोगों को जो फैसिलिटी अलग अलग क्या क्या देनी है, क्या क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में इसके बारे में बताया जाता है स्कैफोल्डर लेवल 4। मतलब समझ लेना है कि लेवल 4 जो आदमी ट्रेनिंग करता है वो सुपरवाइजर के लिए भी कैपेबल रहता है और इंस्पेक्शन के लिए भी रहता है। इसके लिए ध्यान रखना, इसके लिए इसके अंदर देखो इंस्पेक्शन रिलेटेड भी पूरा बात बताया गया है, रिस्क असेसमेंट के बारे में भी बताया गया है, डिजाइन के बारे में भी बताया गया है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहता है सुपरवाइजर का उसके बारे में भी बताया गया है। तो इसमें जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है वो थोड़ा सा अलग है। तो इसमें जो प्रैक्टिकल टेस्ट है, इसमें जो सस्पेंडेड हमारा स्कैफोल्ड है, जो ऊपर से हम लोग सस्पेंड करके जो बनाते हैं जो स्कैफोल्ड, उसके बारे में इससे हाथ से काम करके प्रैक्टिकली करवा के लेते हैं। ये बात ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इजी नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे गया और सर्टिफिकेट मिला, नहीं भाई, CISRS का ट्रेनिंग है। अगर आप जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए तो आपसे वो प्रैक्टिकली भी करके ले लेंगे। तो आपको ये जो सस्पेंडेड जो स्कैफोल्ड है वहां पे बना के दिखाना पड़ेगा, या बना के लेंगे। जब आप बनाएंगे क्या क्या गलती होती है, क्या क्या नहीं करना है, या कैसे इरेक्शन करना है, उसके बारे में वहां पे प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद जो कैंटिलीवर स्कैफोल्ड है हमारा, जैसे कि हमारा जो कैंटिलीवर स्कैफोल्ड है उसको कैसे इरेक्शन किया जाता है, या इसमें जो चेक कपलर है कहाँ लगाना है, या कैंटिलीवर जो है कितना मीटर तक हम लोग निकाल सकते हैं, या जो कैंटिलीवर का जो ब्रेसिंग है उसके बारे में हम लोग को बताया जाता है। या जो ट्रस आउट स्कैफोल्ड है, ट्रस आउट मतलब जैसे कि सीधा निकाल के वहां से ऊपर में इरेक्शन करना। हो सकता है वो ब्रैकेट के ऊपर भी बहुत सारा ट्रस आउट स्कैफोल्ड को इरेक्शन किया जाता है। ये जो ट्रस आउट स्कैफोल्ड है मतलब जैसे कि ब्रैकेट स्कैफोल्ड फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लेना है, जैसे कि ऐसे ब्रैकेट निकाला जाता है और वहां से ऊपर में जैसे कि ऐसे ब्रैकेट निकाला जाता है और यहां से ऊपर में इसको इरेक्शन किया जाता है, ये स्कैफोल्डिंग को। तो ये होता है ट्रस आउट टाइप का जो स्कैफोल्ड है। तो इसके अंदर में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है कि कैसे निकालना है, इसका डिजाइन क्या होना चाहिए, इसको कैसे करना है, उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली बताया जाता है। प्रैक्टिकली करके आपसे वो ले लेते हैं। उसके बाद जो रूफ स्कैफोल्ड है, जो हमारा रूफ टाइप का जो स्कैफोल्ड रहता है उसके बारे में पूरा डिटेल में ये लोग प्रैक्टिकली करवाते हैं। उसके बाद जो स्टेयरकेस है, जो स्टेयरकेस को इरेक्शन कैसे करना है, जैसे कि जिगजैग टाइप में है या जो स्ट्रेट है, या जैसे भी हमारा जो स्टेयरकेस है उसको कैसे इरेक्शन करना है, या इसका डिजाइन कैसे होना चाहिए, इसका जो एंगल है, या स्टेयरकेस अगर हम लोग इरेक्शन करते हैं या स्टेयरकेस को हम लोग को फिक्स करना है तो उसका जो डिग्री है वो कितना होना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। और जो एक्सेस रैंप है, तो ये जो एक्सेस रैंप है इसके अंदर में आपको कहीं पर भी जाने आने के लिए, जैसे कि सभी टाइप का जो स्कैफोल्ड है वहां पे जाने आने के लिए एक्सेस रैंप तो लगेगा। तो हो सकता है वो हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो उसको कैसे बनाते हैं या कैसे देना है, मिनिमम कितना प्लैंक होना चाहिए इसके अंदर में, तभी हम लोग एक्सेस बना पाएंगे। अगर ये स्लोप में बनाना है एक्सेस रैंप तो कितना स्लोप हम लोग देके बना सकते हैं, इसके बारे में प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया जाता है। अभी आपको ये बात तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये जो लेवल 4 का प्रैक्टिकल जो यूनिट है इसके अंदर जितने भी टाइप के जो स्कैफोल्ड है वो डिजाइन रिलेटेड ही है।
कोई भी स्कैफोल्ड आप बिना डिजाइन का नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए ध्यान रखना कि ये लेवल 4 ये स्कैफोल्डर में सबसे टॉप कोर्स है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कौन सा स्कीम देखा, जो ऑपरेटिव स्कीम है, जो सीजर्स का, जो हाथ से काम करने वाले जो बंदे हैं, जो खुद से काम करते हैं, उनके लिए जो ट्रेनिंग रहता है उसके बारे में, उसका जो सिलेबस है, उनके लिए जो ट्रेनिंग रहता है उसका जो सिलेबस है वो आज हम लोगों ने देखा। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर में हम लोग सीजर स्कैफोल्डिंग मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर का जो ट्रेनिंग स्कीम है उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना है हम लोगों को कि ये जो सीजर का जो ऑपरेटिव स्कीम है इसके अंदर में 6 ट्रेनिंग आता है। एक लेबर का, बेस का, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। ये है सीजर का ऑपरेटिव स्कीम और इसका जो सिलेबस है ये हम लोगों ने देखा यही है। तो आप लोग अगर करने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। अगर आप किए हैं तभी भी आपको याद आ जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ाया गया है या बताया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, सीजर स्कैफोल्ड ट्रेनिंग सिलेबस पार्ट 1। मतलब पार्ट 1 इसके लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये ऑपरेटिव स्कीम है इसके लिए। धन्यवाद दोस्तों।